आप कोर्ट में जाकर जज से ये नहीं कह सकते हैं कि जज साहब उस आदमी को रोको, एकदम से रोक दो। ऐसा आप तब तक नहीं कह सकते हैं जब तक आपने साबित ना कर दिया हो कि आपके पास उस आदमी को रोक देने का हक है, कोई लीगल राइट है। नमस्कार व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे परमानेंट इंजंक्शन की। परमानेंट इंजंक्शन के सिविल सूट में कोर्ट किसी भी व्यक्ति को रोकती क्यों है, कोर्ट किसी को कुछ करने से हमेशा के लिए कैसे और किन शर्तों पर रोक देती है, कोर्ट किसी को भी परमानेंट इंजंक्शन की डिक्री के द्वारा हमेशा के लिए किसी काम को करने से रोक देता है। ये रेमेडी जितनी पावरफुल है उतनी ही मिसयूज भी की जाती है। तो चलिए समझते हैं परमानेंट इंजंक्शन कब मिलती है, कब नहीं मिलती है और क्यों कई बार कोर्ट आपके द्वारा फाइल किए गए सूट को सीधा सा रिजेक्ट कर देता है कि दिस सूट इज नॉट मेंटेनेबल। सबसे पहले समझते हैं कि ये परमानेंट इंजंक्शन होता क्या है। परमानेंट इंजंक्शन का मतलब होता है कोर्ट किसी को एक काम करने से हमेशा के लिए मना कर दे, मतलब वो व्यक्ति अब वो काम नहीं कर सकता, ही इज परमानेंटली बैंड। लेकिन ये रिलीफ सिर्फ मांगने भर से नहीं मिलती, इसके लिए आपको अपना लीगल राइट साबित करना पड़ता है, जिसे बोलचाल की भाषा में कहते हैं साडा हक। और अगर वो माने आपकी अपोजिट पार्टी को हम कानून में डिफेंडेंट कहते हैं। यदि डिफेंडेंट आपके लीगल राइट को वायलेट कर रहा हो, आपके हक पर हमला कर रहा हो, केवल तब ही कोर्ट दखल देती है। और हां, अगर आप सोच रहे हैं कि हमारा तो पोजीशन काफी है, तो जरा रुकिए। कोर्ट सबसे पहले यह देखती है कि जो पोजीशन है वह आपके पास टाइटल सहित है या टाइटल के बिना है। अब हम विस्तार से देखते हैं कि कानून क्या कहता है। परमानेंट इंजंक्शन का कानूनी आधार होता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जो 1963 में बनाया गया था, और खास तौर से उस एक्ट के भी सेक्शन 38 से लेकर 42 तक। दूसरा जरूरी कानून है सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड, और सिविल प्रोसीजर कोड का ऑर्डर 39। यह सीपीसी का ऑर्डर 39 टेम्पोररी इंजंक्शन के लिए जरूरी होता है। वो अभी हम देखेंगे कि टेम्पोररी इंजंक्शन क्या होता है। परमानेंट इंजंक्शन किन हालात में दिया जाता है? जवाब है, यह तभी दिया जाता है जब ये चार बातें आपके फेवर में हो। पहली बात, आपके पास एक एस्टैब्लिश्ड लीगल राइट हो। दूसरा, कोई यानी कि डिफेंडेंट उस राइट को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो, उसके ऊपर हमला कर रहा हो। तीसरा पॉइंट है, इस हमले से आपको इर्रेपरेबल लॉस, इर्रेपरेबल इंजरी, अपूरणीय क्षति हो सकती हो। और चौथा पॉइंट है कि यह इर्रेपरेबल इंजरी भी ऐसी हो कि चाहे बाद में कुछ भी कंपनसेशन दे दिया जाए, उस कंपनसेशन से आपकी स्थिति सुधरने वाली ना हो, कोई फर्क ना पड़े। जब ये सब बातें आप कोर्ट में प्रूव कर देते हो तो कोर्ट आपको एक परमानेंट इंजंक्शन की डिक्री दे देता है और डिफेंडेंट को हमेशा के लिए उस काम को करने से रोक देता है जिसके लिए आप कोर्ट के सामने गए थे। यह आप बिल्कुल मत समझिए कि हर कोई इंजंक्शन सूट फाइल कर सकता है और जाकर एक डिक्री लेकर आ सकता है। सेक्शन 41 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में साफ साफ लिखा है कि कोर्ट किन हालात में इंजंक्शन बिल्कुल नहीं देती। ये हालात हैं, पहला, अगर मामला जुडिशरी, गवर्नमेंट या पब्लिक ड्यूटी से जुड़ा हुआ हो और आप कहें कि साहब गवर्नमेंट को रोक दीजिए, पब्लिक ड्यूटीज को रोक दीजिए या कोर्ट्स को रोक दीजिए, तो कोर्ट मना कर देगी, नहीं। दूसरा, अगर वह काम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने के लायक ना हो, जिसमें हर जाने की ऐसी स्थिति हो जो पहले से डिटरमिन की गई हो कि यदि समझौता नहीं माना जा सका तो 5 लाख रुपए हर्जाना दिया जाएगा। ऐसे काम को भी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कभी भी परमानेंट इंजंक्शन के लायक नहीं समझा जाता। तीसरा पॉइंट है कि यदि आपने डिफेंडेंट की गलती पर खुद देर कर दी हो या खुद गलती कर दी हो और डिफेंडेंट की गलतियों को माफ कर दिया हो, तब भी कोर्ट आपको परमानेंट इंजंक्शन उस डिफेंडेंट के खिलाफ नहीं देगा। चौथा पॉइंट है, अगर आपके पास कोई भी दूसरा कानूनी रास्ता मौजूद है, चलिए साहब ये वाला आप इंजंक्शन ना लीजिए, हर्जाना ले लीजिएगा, तो उससे आपका काम बन जाएगा। अगर आपके पास कोई दूसरा कानूनी रास्ता, कोई दूसरा कानूनी रिलीफ मौजूद है, तो कोर्ट उसमें आपको परमानेंट इंजंक्शन नहीं देगा। और सबसे अंत में सबसे खास बात, यदि आपने कोर्ट के सामने
गलत बातें लिखकर सूट फाइल कर दिया हो, जिसको हम कहते हैं नॉट विद क्लीन हैंड्स। यदि आपने साफ हाथों से अपना दावा नहीं लिखा है तो कोर्ट आपको परमानेंट इंजेक्शन देने से मना कर देगा। कोर्ट तुरंत बोल देगा कि सूट इज नॉट मेंटेनेबल और आप और आपका केस दोनों कोर्ट से बाहर हो जाएंगे। अब हम यह भी देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले इस बाबत क्या कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के दो बहुत जबरदस्त फैसले हैं जिन्होंने यह परमानेंट इंजेक्शन का लॉ समझा दिया है। पहला है अनाथुला सुधाकर वर्सेस पी बुची रेड्डी। इसमें कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ पोजेशन से काम नहीं चलेगा, आपको परमानेंट इंजंक्शन लेने के लिए अपना टाइटल भी साबित करना होगा। एक दूसरा केस था दलपत कुमार का, दलपत कुमार वर्सेस प्रहलाद सिंह। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने टेम्पोररी इंजंक्शन के लिए 3 बातों की जरूरत बताई थी। पहली बात थी कि आपके पास एक प्राइमा फेसाई केस होना चाहिए, यानी कि आपके हक में कोई राइट होना चाहिए, आपका कब्जा होना चाहिए, ऐसा आपके पास एक प्राइमा फेसाई केस होना चाहिए। दूसरा है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, यानी कि चीजें आपके हक में होनी चाहिए। कब्जा आपके पास है तो आपका कब्जा बनाए रखना बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस है। यदि कब्जा दूसरे के पास है तो कब्जा परिवर्तित कराना इज नॉट बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। और इर्रेपरेबल लॉस भी ऐसा जिसकी क्षतिपूर्ति कोई रुपया पैसा कंपनसेशन देकर ना की जा सके। ये तीनों बातें एक साथ होनी चाहिए। जब ये तीनों बातें एक साथ होंगी तो कोर्ट आपको टेम्पररी इंजंक्शन दे देगा। और टेम्पररी इंजंक्शन का मायने है कि जब तक आपको पूरे मुकदमे के दौरान परमानेंट इंजंक्शन के काबिल समझा जाए, उस दौरान तक आपकी हालात को खराब ना किया जाए, आपके पोजीशन को बरकरार रखा जाए, उसके लिए कोर्ट आपको टेम्पररी इंजंक्शन दे देगा और ये सीपीसी के ऑर्डर 39 में दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने इन तीनों में से प्राइमा फेसाई केस, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, इर्रेपरेबल लॉस, इनमें से कोई भी चीज कोर्ट को नहीं साबित की तो कोर्ट कहेगी नहीं साहब नहीं, नो रिलीफ। अब हम साथ ही ये भी देखते हैं कि आमतौर से लोग अपने परमानेंट इंजंक्शन के दावे में क्या गलतियां करते हैं, उनको क्यों रिलीफ नहीं मिलते हैं। वास्तविक केसेस में लोग क्या करते हैं, पहला कि वो अपने टाइटल या ओनरशिप को तो प्रूव नहीं करते, कोई डॉक्यूमेंट उसके पास नहीं होता और वो जाकर वहां पर इंजंक्शन की मांग लगा देते हैं, सिविल सूट फाइल कर देते हैं, टेम्पररी इंजंक्शन के लिए दरखास्त लगा देते हैं। कोर्ट कहता है नहीं साहब नहीं। दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है कि वे वास्तविक डिस्प्यूट तो डिक्लेरेशन के होते हैं, पोजेशन के होते हैं, पार्टीशन के होते हैं, लेकिन प्लेंटिफ लोग इन सब को छुपाकर सीधा सा परमानेंट इंजंक्शन का केस कोर्ट में डाल देते हैं। उस बात को भी कोर्ट पहचान जाता है और कहता है कि आप क्लीन हैंड्स के साथ कोर्ट के सामने नहीं आए हैं, आपने वास्तविक केस को छुपा लिया है और परमानेंट इंजंक्शन के रिलीफ के सहारे आप कुछ और पाना चाहते हैं। और तीसरा तरीका है जब प्रिंट में कुछ बहुत चालाकीपूर्ण बातें लिखी गई हों जिससे ऐसा लगता है कि आप कोर्ट के साथ धोखाधड़ी करना चाहते हैं, तो उन मामलों में भी कोर्ट आपको परमानेंट इंजंक्शन देने से मना कर सकता है। तब ऐसे में वह ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के तहत आपके सूट को सीधा सा रिजेक्ट कर देता है। तो अब हम ये देखते हैं कि वास्तव में परमानेंट इंजंक्शन के सिविल सूट को फाइल करने का सही तरीका क्या है। जब भी आप ऐसा सूट दाखिल करें तो आपका अगर टाइटल है तो उसे साबित करें, लेकिन ऐसा ना करें कि केवल पोजीशन पर ही आप परमानेंट इंजंक्शन का सूट लेकर चले आए। केवल पोजीशन के आधार पर आपको परमानेंट इंजंक्शन नहीं मिलेगा। दूसरी बात, सेक्शन 41 को ध्यान में रखें। ये उन परिस्थितियों को बताता है जिनमें कोर्ट आपको परमानेंट इंजंक्शन देने से मना कर सकता है, जिनकी बाबत अभी हमने ऊपर भी चर्चा की है। और आपको करना क्या नहीं चाहिए, आपको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए कि सेक्शन 41 की कोई बार हो और उसके बावजूद आप सूट को लेकर कोर्ट के सामने हाजिर हो जाएं और कहा जाए कि सूट इज नॉट मेंटेनेबल। तीसरा पॉइंट है कि आप अपनी प्लेंट को अच्छी तरह से ड्राफ्ट करें और क्या नहीं करना चाहिए कि उसमें किसी भी चालाकी और चतुराई से काम बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। वह कोर्ट है, वहां जज साहब बैठे हुए हैं, वो सब समझते हैं। तो मिस रिप्रेजेंटेशन से आपको बचना चाहिए। कानून की भाषा में इसे सप्रेशो वेरी कहते हैं, किसी सच्ची बात को सप्रेस ना किया जाए। और चौथा पॉइंट है कि आप अपनी एक लीगल स्ट्रेटेजी बनाएं, पहले क्या दिखाना है, बाद में क्या दिखाना है और अंत में क्या दिखाना है। और आपको क्या करने से बचना चाहिए,
आपको केवल सादी इंजंक्शन मांगकर कोर्ट की प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हुए नहीं दिखाई देना चाहिए। बाकी रिलीफ को ना छुपाएं। ऐसा हो सकता है कि आप किसी अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी के ऊपर अपने किसी परिवार वाले के खिलाफ इंजंक्शन सूट लेकर चले जाएं। कोर्ट कहेगा, अरे भाई ये तो पार्टीशन का मसला है, अपने अपने पार्टीशन करवाओ तब आना इंजंक्शन लेकर। और आप केवल इंजंक्शन का सूट लेकर चले जाएं कि मेरे चाचा को इस जमीन पर आने से रोका जाए। ऐसा नहीं हो पाएगा। तो मिस रिप्रेजेंटेशन कोर्ट के सामने ना करें, बातों को ना छुपाएं। और अंत में हमारा आह्वान, परमानेंट इंजंक्शन कोई छोटा मोटा टूल नहीं है। ये तब ही मिलता है जब आप कोर्ट को लीगल, लॉजिकल और एथिकल ग्राउंड्स दिखाएंगे, क्योंकि यह एक इक्विटेबल रिलीफ है। ऐसा हो सकता है कि कानूनी रूप से आपको रिलीफ मिलना चाहिए, लेकिन कोर्ट फिर भी मना कर दे, क्योंकि न्याय आपके पक्ष में नहीं होगा। तो ये बात समझ लीजिए, आप परमानेंट इंजंक्शन का रिलीफ केवल कानूनी हक पर नहीं मांग सकते हैं, आपको न्यायपूर्ण दृष्टि से भी उचित होना होगा। महत्वपूर्ण है कि अगर आप कोई सूट फाइल करने की सोच रहे हैं, सूट फाइल करने से पहले अपना टाइटल, राइट और स्ट्रेटेजी क्लियर कर लीजिए। इससे आपको कोर्ट में मिल सकेगी मुंह मांगी मुराद और आपके विपक्षियों पर पड़ेगी परमानेंट इंजंक्शन की मार। ऐसा हो सकता है कि आपको पता ना लगे कि आपने सही सूट बनाया है कि नहीं बनाया है। ऐसे में आप अपनी प्रपोज्ड प्लेंट को इंडियन लीगल सिस्टम के पास भेज सकते हैं। इंडियन लीगल सिस्टम की टीम उसको देखकर, पढ़कर उसमें से सभी कमियों को निकाल देगी, फैक्ट को सही तरीके से उसमें संवार देगी और कानून के सही प्रावधान आपके सामने लाकर रख देगी। यदि आपकी प्लेंट सही है तो आपकी सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इंडियन लीगल सिस्टम की सेवाएं सिर्फ उनके लिए हैं जो अपने केस को लेकर गंभीर हैं। हमसे जुड़ने का पहला कदम है हमारा मेंबर बनना, और मेंबर बनते ही हम आपके केस की तह तक जाते हैं। आपके द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट्स को हमारे अनुभवी एडवोकेट्स पढ़ते हैं, हर पेज को समझते हैं, हर दलील को परखते हैं और फिर आपको बताते हैं आपका केस इस वक्त कहां खड़ा है और उसमें क्या क्या चुनौतियां हैं और आगे कौन कौन से कदम आपके केस की सफलता के लिए उठाने जरूरी हैं। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि क्या आपके केस में क्वैशिंग या डिस्चार्ज पाना संभव है या इस केस में ट्रायल होना अनिवार्य है, और यदि ट्रायल होना अनिवार्य है तो फिर किन किन गवाहों को किन किन बिंदुओं पर क्रॉस के द्वारा तोड़ा जाना है और वह कैसे संभव हो पाएगा। यह सब भी सिर्फ हमारे मेंबर्स को बताया जाता है। इसके बाद फाइनल आर्गुमेंट्स की तैयारी और उसकी प्रस्तुति होती है, प्रेजेंटेशन होता है। यह भी हमारी रणनीति का हिस्सा है। अगर आप भी चाहते हैं ऐसा गहराई वाला लीगल सपोर्ट आपको मिले, आपके केस में मिले, तो आज ही आप हमारे मेंबर बनिए। सामने दिए गए QR कोड को स्कैन करिए या फिर वहीं पर दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए। फीस देकर हमारे मेंबर बन जाएं। तब आप अपने केस को समझ पाएंगे, संभाल पाएंगे और जीत पाएंगे।